हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 54। बाइक पर सवार होने के कारण अभिमन्यु को सुनाई नहीं देता कि युग ने उसे क्या पूछा था। युग बाइक चलाते हुए फिर अभिमन्यु से पूछता है, अरे बता ना, चुप क्यों बैठा है? कौन सी जरूरी चीज है के बारे में पता चला है तुझे? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, जगदीश अंकल की बातों से जितना मैं समझ पाया हूँ उस हिसाब से यक्षिणी के विपाशा और यक्षिणी के मर्दों के साथ संभोग करने का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। ये संभोग और विपाशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब वही हमें पता लगाना है। वो कनेक्शन कैसे पता चलेगा? अभिमन फटाक से जवाब देता है, कैसे पता चलेगा? क्या मतलब है? भूल गया है? तूने ही तो अभी अंदाजा लगाया था कि तेरे पापा ने यक्षिणी पर किताब का जो ड्रॉप टाइप किया था वही गिरवी कोठी में ही रखा होगा। अब हमें गिरवी कोठी के अंदर वही ढूंढना है। पर यार कैसे ढूंढेंगे? तूने देखा ना गिरवी कोठी कितनी बड़ी है। ढूंढना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें किसी भी करके ये एक्शन की विपाशा के बारे में पता लगाना है, वो भी माउस आने से पहले, वरना फिर किसी की मौत होगी। पर यदि गिरवी कोठी में भी वो ड्रॉप नहीं मिला तो? यार तू भी कछुए की तरह है, नेगेटिव क्यों सोच रहा है? थोड़ा पॉजिटिव भी सोच। कुछ से याद आया, कायर और कछुए ने वो वीडियो दिखा दिया होगा क्या या नहीं वर्चनिस जी को? यार दिखाया ही होगा ना, जाहिर सी बात है कि वही दिखाने गए थे ना वो पुलिस स्टेशन। हाँ, पर अपडेट नहीं लिया ना, फोन भी नहीं किया। हमें दोनों यहीं पर फंसे रहे हैं ना। चल छोड़, ये गिरवी कोठी में पहुंचकर ही पूछ लेंगे कि क्या हुआ है। हाँ, वरना और देर हो जाएगी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। एक तरफ युग और अभिमन्यु तेज के साथ गुवाहाटी से गिरवी कोठी की ओर आ जाने के लिए निकल गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ गिरवी कोठी के अंदर कायर और कछुए युग और अभिमन्यु का वापस आने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते रात के 8 बज गए थे। कायर और कछुए दोनों के हॉल में ही सोफे पर बैठे हुए थे। अभी भी कछुए का मोबाइल खराब हो जाने के कारण उसे पर चिल्लाए जा रहा था। कायर कछुए पर चिल्लाते हुए कहता है, ये सब ना कछुए तेरी वजह से हुआ है। बोला था ना मोबाइल जेब में रख ले, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरा मोबाइल खराब नहीं हुआ होता तो मैं वीडियो वर्चन को दिखा चुका होता। हमें क्लिनिक टिच मिल चुका होता। मैं अपने बिंदु से भी नहीं मिल पाया हूँ, सिर्फ तेरी वजह से। कायर के नजर मिलाते हुए कहता है, यार अब बस भी करना, कितना सुनाएगा? सुबह से सुनाया जा रहा है। बोला ना गलती हो गई है। और एक बात बता, मोबाइल खराब हो गया है, हमें वीडियो नहीं दिखा पाए तो तुझे इस बात का बुरा लग रहा है, या तू बिंदु से नहीं मिल पाया इस बात पर बुरा लग रहा है? मिलना ही था तो मिल लेता, वहीं उसी दुकान के पास से ही तो निकले थे। मैं तो बोल ही रहा था कि मिल ले, पर तू ही नहीं चला। पैर चिढ़ते हुए कहता है, कैसे मिलता? बोला तो था कि क्लीन चिट्ठी मिलेगी तभी तो मिलूंगा। उसकी नजर में गिर चुका हूँ मैं। और तू ना टॉपिक को घुमा मत, समझा? कहाँ घुमा रहा हूँ? तू ही तो बिंदु को बीच में ही लेकर आया था ना। और तू ही इतना फट क्यों रहा है मुझे? पर कब से देख रहा हूँ कि एक चीज को लेकर बैठा है। वो मोबाइल शॉप वाले ने बोला है ना, वो कल तक ठीक कर देगा मोबाइल। कछुआ शायद तूने ठीक से नहीं सुना। उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया है और हो सकता है कि उसके अंदर जो फाइलिंग थी वो भी ना जा चुकी हो। वो कोशिश करेगा फाइल रिकवरी करने की। तू जानता है ना, अगर वो फाइल रिकवरी नहीं हुई तो क्या होगा? कछुए शर्माते हुए कहता है, हाँ पता है, मेरी वर्चू हमें दोनों पर शक करेगी कि हम दोनों ने ही मोहित को खून किया है, क्योंकि इस लास्ट टाइम हम दोनों ही मिले थे ना। तो करने देना, ये तो और भी अच्छी बात है। सही बहाना है वर्ची वर्चू जी से मिलने के लिए बुलाती रहेगी और मैं उन्हें सेट कर लूंगा। तू नहीं जानता, प्यार ना मुलाकातों से ही बढ़ता है। बनेंगी तभी तो प्यार होगा ना। तू ना कभी सीरियस हो जा, जब देखो मजाक करता रहता है। तू कभी सीरियस होगा ही भी नहीं, या तेरे अंदर सीरियस होने की सॉफ्टवेयर ही नहीं है? कछुआ मासूमियत के साथ कहता है, यार सीरियस ही तो हूँ। और अब फैमिली प्लानिंग करने से भी बड़ी सीरियस चीज कोई होती है क्या? और तू ना बेवजह से डर रहा है। जब तू मुझे पता है कि हम दोनों ने कुछ नहीं किया है तो तू इतना डर क्यों रहा है? सबको पता है कि मोहित के उस यक्षिणी ने ही मारा है। सबको पता है, पर वर्चू को नहीं पता ना।
अगर उसे इस बात पर पता चल जाएगा ना तो मोहित का जब खून हुआ था तो हम दोनों बंगरा मुड़ा घाट पर ही थे और सब गांव वालों तक ये खबर हमने दोनों ने ही पहुंचाई थी, तो तब देखना वो क्या बंबाल मचाएगी। तो नाराज होते हुए कहता है, यार अब तू ना मेरी वर्चू जी को कुछ मत बोल, वो बहुत अच्छी है। क्या कहा, वर्चू को कुछ ना बोलूं? तू ना कछुए सच में पागल हो गया है। लड़कियों को देखकर पता नहीं तुझे क्या हो जाता है। बस मैं उस मछुआरन को देखकर पहले उसे टोकरी में मोबाइल गिरा दिया था, फिर उसे देखने बारिश में भीग रहा था। ना टोकरी में मोबाइल गिरता और ना ही मोबाइल खराब होता। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, हाँ यार तूने सही कहा ना, मोबाइल टोकरी में गिरता ना ही खराब होता। पता नहीं मुझे क्या हो लगता है। कायर अपने बोरों को ऊपर नीचे करते हुए कहता है, क्या लगता है? यार ये सब ना उस मछुआरन का ही किया धरा है। तुझे पता है उसे पहले भी तो दिन बार मोबाइल पानी में ही गिर चुका था, पर खराब नहीं हुआ था। होता है कैसे वाटर रिसेट पर, पता नहीं इस बार क्या हो गया, हल्का सा पानी लगने पर ही खराब हो गया। मुझे तो लगता है ये उस मछुआरन का ही किया धरा है। उसकी टोकरी में मोबाइल गिरना और उसने मोबाइल के हाथ लगाना और वो खराब हो गया। कायर बिनते हुए कहता है, ये सही, अब तू ना पूरा बलम उस पर बेचारी पर डाल दे। एक तो उसने तेरा मोबाइल अपनी मछली की टोकरियों में से निकाल कर दिया और तू उसका शुक्रिया अदा करने की वजह उल्टा ही उस पर इल्जाम लगा रहा है। यार इल्जाम नहीं लगा रहा, बस बता रहा हूँ। तुझे नहीं पता कैसे पता होगा? तूने उस छुआ थोड़ी था। जब वो मुझे मेरा मोबाइल दे रही थी ना, तो उस वक्त मेरी हथेली में उसकी हथेली टच हो गई थी और जैसा ही हमारा संपर्क हुआ तो मेरी बॉडी एक करंट पैदा हो गया था। उस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा था बता नहीं सकता। कसर तेरे अंदर की काम इच्छा ना कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है कि लड़की बस छूने की मात्रा से बदन में सिरहन पैदा हो जाती है। अब नहीं भाई, वो सिरहन नहीं थी। अब मैं तुझे कैसे बताऊं मैं उस वक्त क्या महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं लड़की के वश में आ गया था। मेरा उसके बदन देखने की इच्छा जाग बढ़ती जा रही थी। कायर होते हुए कहता है, "ये अब ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यार भाई तूने उसको गोरा हाथ देखा ना? सच सच बताना, उसका हाथ देखकर तेरा इच्छा नहीं हुई थी क्या उसको चेहरा देखने की?" खैर मन ही मन सोचने लग जाता है, वैसे ही कछुए की बातें तो ठीक है, अच्छा तो मेरी भी हो गई रही थी उस मछुआरन को चेहरा देखने में, जैसे उसके हाथ में ही एक करंट हो। जब कायर कुछ जवाब नहीं देता तो कछुआ खुद ही धीरे से कहता है, मुझे तो लगता है वही एक्शनी थी जो नहीं चाहती थी कि वर्चू को वो वीडियो दिखे, इसलिए उसने मोबाइल खराब कर दिया। कायर चिढ़ते हुए कहता है, कछुए तू ना कुछ ज्यादा ही मन में हटते कहानी बनाता रहता है। यक्षिणी एक दूसरे लोक से आई है, स्त्री है, कोई मछुआरा नहीं, जो बस के अंदर मछली बेचे। वो नदी के पास मर्दों के साथ सम्मुख करके उनके शिकार करती है और समझा। अब ये सब छोड़ और युग अभिमन्यु को फोन करके पूछ कहाँ तक पहुंचे हैं। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कार्य कभी कभी ना तू भी कमाल ही की बातें करता है। अब मेरा मोबाइल खराब है तो मैं कैसे फोन करूं उन दोनों को? तू ही करना अब मोबाइल से। कार्य अपने जेब से मोबाइल निकालता हुआ कहता है, हाँ यार मैं तो भूल ही गया था कि तेरा मोबाइल ठीक होने के शॉप पर दिया है। इतना कहकर कायर युग को फोन करने लग जाता है, पर युग फोन नहीं उठाता। युग के बाद कायर अभिमन्यु को भी फोन लगाता है, पर वो दोनों ही फोन नहीं उठाते। कायर कछुए से कहता है, युग अभिमन्यु दोनों ही फोन नहीं उठा रहे, लगता है रास्ते में होंगे बाइक पर, तभी तो उन्हें फोन नहीं उठाया है। अच्छा हुआ ये चाबी दूसरी थी हमारे पास, वरना अभी गिरवी कोठी के बाहर ही बैठे उन दोनों का इंतजार कर रहे होते। कछुआ डरते हुए कहता है, बाहर बैठकर इंतजार कर रहे होते तो वही बेहतर था। इस भूतिया कोठी के रहने से तो तुझे पता है ना ये यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। हाँ पता है, पर तू ना डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, डर मत, समझा? युग और अभिमन्यु आते ही होंगे। युग और अभिमन्यु का इंतजार करते करते कब कार और कछुए को सोफे पर बैठे बैठे नींद लग जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। गिरवी कोठी के अंदर दीवार पर लगी पेंडुमल घड़ी के 12 बज चुके थे। उसके साथ 12 घंटे बजने की आवाज सुनाई देती है। घंटों की आवाज सुनकर कायर और कच्ची नींद खुल जाती है और घड़ी में देखता है कि 12 बज गए थे। उठते हुए उठ जाता है। कायर कछुए को उठाते हुए कहता है, बे कछुए उठ, बाहर
12 बज गए हैं। कछुआ नींद में हड़बड़ाते हुए कहता है, यार 12 बज गए तो कौन सी नई बात है जो कि तो रोज ही तो बजते हैं। सोने देना, कितना अच्छा सपना देख रहा था। अभी बस मैं अपने वर्चू के प्रपोज करने ही वाला था। खैर अपने दोनों हाथों से कछुए को हिलाते हुए कहता है, तू सपने में ही वर्चू से प्रपोज करता रहना और यहाँ पर अभी तक युग और अभिमन्यु कुछ अता पता ही नहीं है। जैसे ही कछुआ ये बात सुनता है तो वो फटाक से उठ जाता है और हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तूने? युग और अभिमन्यु का कुछ अता पता नहीं है? वो दोनों अभी तक नहीं आए क्या? कायर कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं यार नहीं आए। आए होते तो तुझे दिखते नहीं क्या? तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फोन करना उन दोनों को। अभी तक तो इन दोनों को आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों। कायर युग के अभिमन्यु को फोन करने लग जाता है। कायर जैसे जैसे युग और अभिमन्यु को फोन लगाता है जा रहा था, उसके चेहरे पर टेंशन बढ़े जा रही थी। उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंद आ गई थी। कछुआ घबराते हुए कहता है, क्या हुआ? उठाया फोन किसी ने? कायर कछुए के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता। उसे पहले ही फोन के अंदर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। यू नंबर हैव डायल इज करेंटली आउट ऑफ नेटवर्क। आपके द्वारा डायल किए गए नंबर इस वक्त कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कायर हिचकिचाते हुए कहता है, यार दोनों के ही मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या पर ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों के ही एक साथ मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र बाहर कैसे हो सकते हैं? किसी का तो मोबाइल लगना चाहिए था। हाँ यार वही तो मैं भी हैरान हूँ। और अभी तक तो उन गुवाहाटी से वापस आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गई। कछुआ डरते हुए कहता है, कहीं एक्सीडेंट ने इनके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? यार ये क्या बोल रहा है तू? शुभ शुभ बोल। यार अब जो लग रहा है वही बता रहा हूँ। वो यक्षिणी की किताब लाने गए तो गए थे ना, ताकि उसे विपाशा का पता चल जाए। और उसके विपाशा के बारे में पता करना इतना आसान थोड़ी है जितना हम समझ रहे हैं। तुझे भी पता है इसके पहले ही कितने लोगों की जान दी थी सिर्फ यही पता लगाने के लिए यक्षिणी को क्या विपाशा मिला था। भूल गए बिंदु के पिता कैसे मरे थे? वो भी तो यक्षिणी की विपाशा का पता लगा रहे थे, तभी तो यक्षिणी ने उन्हें अपना शिकार बनाया था। कछुए की बात सुनकर कायर भी डर गया था। उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। काफी हद तक उसे कछुए की सारी बातें ठीक लग रही थी। वह दोनों सोच ही रहे थे कि तभी टाइपराइट बजने की आवाज सुनाई देती है। कछुआ टाइपराइट की आवाज सुनते हुए कहता है, यार कायर फिर मेरे कान में बज रहे हैं। यार तू भी टाइपराइट की आवाज सुनाई दे रही है? कायर कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं कछुए तेरे कान बज रहे हैं, मुझे टाइपराइट की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। और ये आवाज तो ऊपर साइड से आ रही है। कछुआ ऊपर वाले कमरे की ओर जाते हुए सीढ़ियों को देखते हुए कहता है, ऊपर तो युग का कमरा है और युग के कमरे से ही टाइपराइट रखा हुआ है। वो जादुई टाइपराइट जिसके बारे में युग ने अभिमन्यु ने हमें बताया था। उन्हें सिगरेट मिली थी टाइप की, वह मोहित के खून की सिगरेट। कायर कछुए की बात को कुछ जवाब नहीं देता। टाइपराइट में कुछ टाइप होने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कायर अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाने लग जाता है। कछुआ हकलाते हुए कहता है, कह कहाँ जा रहे हो तुम? कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देता। वो टाइपराइट की आवाज पीछा करते हुए कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाए जा रहा था। कछुआ फिर घबराते हुए कहता है, बे कहाँ जा रहा है? रुक जा। कायर नहीं रुकता। वो सीधे सीधे सीढ़ियों चढ़ते जा रहा था। कायर के साथ ही कछुआ भी डरते हुए सीढ़ी चढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो दोनों सीढ़ी चढ़ने जा रहे थे टाइपराइट की आवाज तेज होते जा रही थी। आवाज का पीछा करते करते वो दोनों युग के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। कमरे के बाहर ही खड़े होकर दोनों देखते हैं कि कमरे के अंदर रखे टेबल के ऊपर युग के पापा सफेद टाइपराइट रखा हुआ था जिसके बटन अपने आप दब रहे थे। कछुआ घबराते हुए कहता है, ये क्या? ये टाइपराइट बटन अपने आप कैसे दब रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।